हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन की बात करेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में जो कि इसी टॉपिक का पार्ट 1 था, उसमें हमने ड्रग फैक्टर्स की बात करी थी, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स और क्यूमुलेशन, और किस तरीके से ये ड्रग रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। अब इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? हम पेशेंट फैक्टर्स की बात करेंगे। आप खुद सोचो, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे क्या क्या पूछता है? भैया आपका नाम पूछता है, आपकी एज पूछता है, आपका बॉडी वेट पूछता है, आपसे खान पान पूछेगा आपका कि आप क्या खाते हो, कैसी जगह पर रहते हो। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर डॉक्टर हमसे चेकअप स्टार्ट करने से पहले पूछता है। क्यों पूछता है? आप खुद सोचो। ये क्या है? पेशेंट फैक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे फैक्टर्स हैं या जो सारे क्वेश्चंस डॉक्टर पूछता है, ये आपके ड्रग के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर रहे होंगे या किसी भी तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रहे होंगे, इसलिए वो पूछ रहा है ना। तो इस वही बस पेशेंट फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे, जैसे एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, सेक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, पैथोलॉजिकल स्टेट हो गया, यानी कोई डिजीज की कोई कंडीशन तो नहीं है, टॉलरेंस हो गई और ड्रग डिपेंडेंस हो गई। ठीक है, ये हेडिंग्स आपको याद रहनी चाहिए बस, क्योंकि इसके अंदर का बहुत बेसिक चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ेंगे तो ओवरव्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पेशेंट फैक्टर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि आपकी एज, जो सबसे पहले पूछी जाती है। भाई नाम के बाद सबसे पहले क्या पूछते हैं? एज पूछते हैं। खुद सोचो क्यों पूछेंगे भाई? अगर कोई बच्चा आया है, कोई इन्फेंट आया है मान लो, और कोई अगर बुढ़ा आया है, कोई एल्डरली आया है, क्या इन दोनों को सेम दवाई दे दी जाएगी? नहीं दी जाएगी ना, क्योंकि इनकी एज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहला ये फैक्टर आ जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे इन्फेंट एज ग्रुप हो गया, एल्डरली हो गया, वैसे ही चाइल्ड वाला एज ग्रुप आ सकता है, एडल्ट वाला एज ग्रुप आता है। ये अलग अलग एज ग्रुप्स हमारे पास आ सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, अपन को पता है कि इन्फेंट में क्या होता है कि अभी तक ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स इतने डेवलप हुए ही नहीं है ना, पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। तो डेवलपमेंट कम होने की वजह से जो हमारे फंक्शंस हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं या नहीं होंगे। ठीक है, वैसे ही एडल्ट में तो फुली फंक्शनल होगा सब कुछ, बट एल्डरली में आते आते यानी बुढ़ों में जाते जाते क्या हो जाता है, वापस से हमारे डिग्रेडेशन होने लग जाता है। यानी जो भी सिस्टम्स हमारे बढ़िया चल रहे थे वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वापस हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उन पे इफेक्ट आएगा और वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से स्लो हो जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है कि सब एज ग्रुप्स में जो हम मेडिसिन देते हैं, जो हम ड्रग्स देते हैं, उनमें फर्क आ जाता है। जैसे अगर मैं नियोनेट्स की बात करूं, नियोनेट्स मतलब अप टू 28 डेज जो होते हैं उनको हम नियोनेट्स कह देते हैं। तो नियोनेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनको हम क्लोराइमफेनिकॉल करके एक ड्रग होती है वो नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उससे क्या हो जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन इनमें हमारे जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो रखे हैं, है ना। इन्फेंट्स में अगर हम देखें तो डोजिंग इंटरवल करके एक चीज होती है, यानी कितनी देर में हम उस डोज को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर पेनिसिलिन जी का एग्जाम्पल लें, पेनिसिलिन जी ड्रग का एग्जाम्पल लें, तो एडल्ट में तो नॉर्मल डोजिंग इंटरवल कितनी होती है? 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स में आप उसको रिपीट कर देते हो। बट इन्फेंट्स में क्योंकि अभी वही डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उनमें क्या हो जाती है, ये डोजिंग इंटरवल 12 आवर्ली हो जाती है, यानी 12 घंटे बाद में उनको ये ड्रग वापस रिपीट करूंगी। वैसे ही एल्डरली में हमने क्या कहा कि डिग्रेडेशन हो जाता है फंक्शंस का और स्लो हो जाते हैं। तो उस वजह से जो नॉर्मल डोज था वो मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल डोसेज पे दूंगी तो उसमें एडवर्स इफेक्ट्स होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए ड्रग डोसेज जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स करके जो ड्रग्स होती हैं उनका जो डोज होता है वो एल्डरली में कम होता है एज कम्पेयर टू एन एडल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बात करी कि एल्डरली में फंक्शन कम हो रहे हैं, जैसे रीनल और हेपेटिक फंक्शन रिड्यूस हो रहा है, और सीएनएस डिप्रेसेंट्स जो होते हैं उनके इफेक्ट्स को लेके ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो यानी जो रीनल और हिपैटिक फंक्शन हो गया वो तो किस चेंज में आ गया, फार्माकोकाइनेटिक चेंज हो गया, और अगर वो सीएनएस डिप्रेसेंट्स को लेके सेंसिटिव हैं तो वो चीज किस में आ गई, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स की बात हो गई। ठीक है, ये सारी चीज हमने किस में बात करी, एज में बात करी। अब इसके बाद आपसे डॉक्टर क्या पूछेगा, आपका बॉडी वेट पूछेगा। यानी अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाते हैं, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस। ठीक है, बॉडी वेट से क्या डिटरमाइन होता है कि भाई बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है ड्रग की, इसलिए हम बॉडी वेट देख रहे हैं, है ना। तो डोज अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास बॉडी वेट से कैसे डोज कैलकुलेट करते हैं, बॉडी वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोसेज करके हम इसका डोज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर बॉडी वेट एक पैरामीटर है ये असेस करने का कि बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो बॉडी सरफेस एरिया भी वैसा ही एक पैरामीटर है, बट ये बॉडी वेट से थोड़ा अच्छा पैरामीटर है, यानी थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट पैरामीटर है डोज कैलकुलेट करने के लिए। और ये हम फिर किस में यूज करते हैं, तो कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जिनका डोज कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बॉडी सरफेस एरिया यूज किया जाता है। तो ये क्या बात हो गई, बॉडी वेट और बॉडी सरफेस की। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बात सेक्स की, यानी आप मेल हो या आप फीमेल हो।
इससे भी क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मेल्स में नहीं दी जा सकती या दी जा सकती हैं, और जो फीमेल्स में हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यानी मेल्स और फीमेल्स के लिए कुछ ड्रग्स स्पेसिफिक हो जाती हैं, कुछ ड्रग्स इनमें दोनों में कॉमन रहती हैं। जैसे अगर मेल्स की मैं बात करूं तो इनमें क्या होता है, अगर बीटा ब्लॉकर्स या डायूरेटिक्स दिए जाते हैं तो जो लिबिडो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए सेक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब भी आप ड्रग प्रिस्क्राइब करते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डाइट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप सुबह क्या खाते हो, दिन में क्या खाते हो, रात में क्या खाते हो, और साथ में दूध कब लेते हो, चाय कब लेते हो, ये सब चीजें हो जाती हैं। क्यों पूछ रहा है, जैसे अगर दूध की बात करें, मिल्क की बात करें, तो मिल्क क्या करता है, कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन का आ गया। आपको ये एग्जाम्पल अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये पता चलते जाएंगे। बस आप इतना याद रख सकते हैं कि भाई मिल्क है तो मिल्क क्या करेगा, कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। वैसे ही अगर हम फैटी मील लेते हैं, फैटी मील अगर लेते हैं तो उससे कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रहे तो क्या याद रख सकते हैं, ग्रीसियोफेल्विन और लुमाफेंट्रिन। ग्रीसियोफेल्विन एंटी फंगल है, लुमाफेंट्रिन एंटी मलेरियल है, ये आप आगे वापस पढ़ेंगे। इसलिए अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखें कि फैटी मील जो है उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। वैसे ही अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, यानी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब अगर वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म करने लग जाएंगे। तो उस वजह से मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसा ड्रग का एग्जाम्पल आता है इसमें, एग्जाम्पल आ जाता है थियोफाइलिन का। अब आप खुद सोचो कि अगर लिवर एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो क्या जो नॉर्मल डोज था वो जो स्मोकर है उसके लिए कम नहीं पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा ना। इसलिए जो डोज एडमिनिस्टर करते हैं, जो नॉर्मल एडल्ट डोसेज होता है, वो स्मोकर्स के लिए कभी कभी क्या हो सकता है, इनएडिक्वेट हो सकता है, यानी कम पड़ सकता है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, डाइट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज प्रेगनेंसी। ये क्यों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखो मदर जो है वो फीटस से कनेक्टेड है। फीटस से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर मैं कोई भी ड्रग दे रही हूं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो क्या वो फीटस को जाके हार्म कर पाएगी, कर सकती है। जो भी ड्रग प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है वो फीटस को भी हार्म कर सकती है ना। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भाई ये ड्रग प्लेसेंटा क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो वो फीटस को हार्म तो नहीं करेगी जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि भाई अब मदर और फीटस दोनों एक ही बॉडी से अपना गुजारा कर रहे हैं। फीटस तो अभी पूरी तरह डेवलप हुआ नहीं है, तो मदर की बॉडी इसको सपोर्ट कर रही है। तो मदर की बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, जैसे एल्ब्यूमिन लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लिवर फंक्शन हमारा ऑल्टर हो जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ड्रग की अवेलेबिलिटी पे फर्क आएगा, है ना। ड्रग की अवेलेबिलिटी पे फर्क आएगा तो मुझे ड्रग की जो डोज है उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ आई कि प्रेगनेंसी के स्टेट में हमको किस तरीके से और क्यों चीजों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक फैक्टर। आप खुद देखो, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी आयन चैनल्स हैं, जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, है ना, ये सब क्या हैं, जेनेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं। भाई जो जीन है वही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। अब अगर ये सब जेनेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं तो ये जो चीज़ें हमने बात करी, एंजाइम्स और ये रिसेप्टर्स वगैरह, ये अल्टीमेटली किसको डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई ड्रग रिस्पॉन्स क्या था। ड्रग रिस्पॉन्स भी तो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि भाई ड्रग रिस्पॉन्स कैसे कंट्रोल हो रहा है, जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा है। और अगर जीन्स लोगों के अलग अलग है तो इसलिए मुझे हर लोगों में, हर इंडिविजुअल में वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखो, जब हम जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी को यूज करते हैं, यानी जो जीन लेवल पे जो वेरिएबिलिटी आ रही है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको अगर हम ड्रग रिस्पॉन्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स, ठीक है। ड्रग रिस्पॉन्स में अगर जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी यूज किया जा रहा है तो उसको हमने फार्माकोजेनेटिक्स कहा। और जब हम इस फार्माकोजेनेटिक्स की स्टडी को यूज करते हैं ड्रग चूज करने के लिए या कोई डोज पता करने के लिए एक किसी इंडिविजुअल के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोजीनोमिक्स कहते हैं, ठीक है। ये समझ आया कि जो स्टडी है उसको तो फार्माकोजेनेटिक्स कह रहे हैं, पर जो उस स्टडी को हम यूज कर रहे हैं ड्रग चूज करने के लिए या फिर डोज डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फार्माकोजीनोमिक्स कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे G6PD एंजाइम होता है। G6PD एंजाइम क्या करता है, जो हमारी आरबीसी होती है ना
उसको स्टेबल बना के रखता है, उसका लाइसिस नहीं होने देता है। तो अगर G6PD नहीं होगा तो क्या होगा कि आरबीसी का लाइसिस हो जाएगा, यानी हीमोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो जब हम उनको प्राइमाक्विन देते हैं, प्राइमाक्विन क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। आप सब इतना ध्यान रख लो कि एक पर्टिकुलर ड्रग देने पे क्या हो जाता है, इन इंडिविजुअल्स में हीमोलिसिस इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर बार्बिचुरेट्स दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ALA सिंथेज एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाती है। ये आपने अपनी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी कंडीशन, नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस आप इतना याद रख लो कि एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इससे प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, ये किसकी बात करी हमने, जेनेटिक फैक्टर की, कैसे जीन्स हमारे ड्रग रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो, कोई भी ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ ड्रग पे नहीं डिपेंड करता, वो और भी चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि पेशेंट के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस ड्रग से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में पेशेंट किन चीज़ों में मानता है, किन चीज़ों को नहीं मानता है, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसमें, ड्रग के रिस्पॉन्स को या फिर ड्रग के इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। इसलिए साइकोलॉजिकल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट पेशेंट फैक्टर हो जाता है ड्रग के रिस्पॉन्स में। अब इसमें क्या आता है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो। इस पे आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट नोट करके आ सकता है और आपको पता होना चाहिए कि प्लेसिबो होता क्या है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, ये ड्रग है, ड्रग में कोई भी जो भी फॉर्मुलेशन होती है उसमें एक एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो एक्चुअली इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस एक्टिव इफेक्ट की जगह या एक्टिव सब्सटेंस की जगह जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी जगह हम डाल देते हैं एक इनर्ट सब्सटेंस। इनर्ट सब्सटेंस मतलब ये कोई भी फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा या फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी इसकी नहीं होगी, बट क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा, बिल्कुल। जो एक्टिव सब्सटेंस या फिर जो इस ड्रग की वजह से, जिसमें एक्टिव सब्सटेंस है उसकी वजह से रिस्पॉन्स आ रहा था, जो इनर्ट वाली ड्रग है वो भी सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बस वो फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है जो इसमें सब्सटेंस होता है, बट रिस्पॉन्स जो है वो सेम आता है। अब आप सोचोगे कैसे सेम आ रहा है रिस्पॉन्स, इसका आंसर आता है कि भाई हमारा जो माइंड है और जो हमारी बॉडी है उसमें एक कनेक्शन रहता है। तो ये जो ड्रग है इनर्ट वाली, ये क्या करती है, इस कनेक्शन पे काम करती है, माइंड बॉडी। इसको हम फार्मेकोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, साइकोडायनेमिक मीन्स के थ्रू ये काम करती है, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो सेम आता है जो एक्टिव ड्रग का आता है। ठीक है, ये तो हो गया प्लेसिबो होता क्या है। अब ये कहाँ यूज होगा, कहीं तो इसके यूजेस होंगे ना। तो देखो, जब भी कोई दवाई मार्केट में रिलीज होती है तो उससे पहले क्या होता है, उसको क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू जाना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, एक तरीके का ह्यूमन ट्रायल होता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी आप बस इतना ध्यान रख लो कि ये एक तरीके का क्या है, ह्यूमन ट्रायल है। तो इसमें प्लेसिबो को एक कंट्रोल डिवाइस की तरह यूज करते हैं। कंट्रोल क्या होता है कि अगर एक जने को मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिव ड्रग दे रही हूँ, तो दूसरे वाले को मैं क्या दे दूंगी, प्लेसिबो दे दूंगी। तो और इन दोनों में क्या करूंगी, कंपेयर करके देखूंगी कि किसमें इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, किसमें इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्टिव ड्रग का ट्रीटमेंट जरूरत नहीं होती है, तो उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, प्लेसिबो दिया जाता है। उनको सिर्फ एक एहसास कराया जाता है कि हाँ आपको दवाई दी जा रही है, आप ठीक हो जाओ। ठीक है, तो ये इस चीज में भी यूज हो सकता है। अब प्लेसिबो इफेक्ट्स को अफेक्ट करने के लिए क्या हमारे पास फैक्टर्स हो जाते हैं, हमने देखो 3 चीजों की बात करी। डॉक्टर है, डॉक्टर वो दवाई दे रहा है या ड्रग दे रहा है, किसको दे रहा है, पेशेंट को दे रहा है। तो बस यही 3 फैक्टर्स हो जाते हैं जो प्लेसिबो के इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, पेशेंट फैक्टर्स, ड्रग फैक्टर्स और डॉक्टर फैक्टर्स। अब देखो, पेशेंट फैक्टर्स जो है इनमें क्या हो जाता है, जैसे अगर न्यूरोटिक फैक्टर्स हैं किसी पेशेंट में तो वो प्लेसिबो को ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। ड्रग फैक्टर्स में अगर चमक धमक वाली दवाइयां दोगे, यानी कलरफुल टैबलेट्स दोगे, या फिर कोई बढ़िया सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जैसे IV रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो इन चीजों का जनरली ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, रादर देन अगर हम ओरल दे दें या फिर प्लेन कलर की टैबलेट्स दे दें। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि डॉक्टर की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहा है दवाई लेने के लिए, और किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, किस तरीके से वो पेशेंट से बात कर रहा है। इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि प्लेसिबो का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं प्लेसिबो के, शुगर टैबलेट्स हो सकती हैं, डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्शंस हो सकते हैं। ये हमने किसकी बात करी, प्लेसिबो। प्लेसिबो किस में आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट, यानी कोई डिजीज तो नहीं है। देखो, डॉक्टर आपसे ये भी पूछता है कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं रही है, कोई बड़ी सर्जरी तो नहीं हुई है कभी, ये सब चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं और आप एज अ डॉक्टर बन के भी ये चीज़ें लोगों से पूछोगे, अपने पेशेंट से पूछोगे। ठीक है, तो क्यों पूछ रहे हो ये सब चीज़ें, क्योंकि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती है भाई, ओरल अगर मैंने ड्रग दी तो वो सबसे पहले हमारी गट में जाएगी, यानी GIT में जाएगी। फिर इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, लिवर में होगा।
फिर इसका जो क्लियरेंस है यानी बॉडी से ये रिमूव कैसे होगी, हमारा जो रीनल सिस्टम है, जो हमारी किडनीज हैं, उसके थ्रू रिमूव होगी। तो अगर आप खुद सोचो, इनमें से कोई भी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है किसी डिजीज की वजह से, तो क्या मेरा नॉर्मल जो पाथवे था ड्रग का वो अफेक्ट होगा? बिल्कुल अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से मेरे रिस्पॉन्स में फर्क पड़ सकता है। अब जैसे जीआईटी की सबसे पहले हम बात करें तो इसमें एक क्लोरीडिया मान लो हो गया है। एक क्लोरीडिया क्या होता है? एसिड कम हो गया। एसिड कम हो गया तो जो वीकली एसिडिक ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कम हो गया स्टमक में। ये तो जीआईटी की बात हो गई। मान लो अब मेरी किडनी फेल हो गई यानी रीनल फेलियर हो गया, तो दवाई कौन निकालेगा बॉडी से? क्लियरेंस ऑफ ड्रग जो है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो अगर वो बॉडी में ही रहेगी तो क्या हो जाएगी? उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या आ जाता है इनका? अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, यानी रीनल फेलियर में अमीनोग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है। वैसे ही अगर हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड कम बन रहा है, थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है, तो अगर थायराइड कम बन रहा है तो जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है, एग्जैजरेट हो जाता है। ड्रग्स कौन सी हो सकती हैं? मॉर्फिन और डिजॉक्सिन। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म में कुछ ड्रग्स का जो रिस्पॉन्स है वो लंबा हो सकता है या फिर एग्जैजरेट हो सकता है। वैसे ही मान लो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो बॉडी क्या कोशिश करेगी कि मैं आयरन लूं। आयरन लेने के लिए जो गट है वहां पे एब्सॉर्प्शन आयरन का बढ़ जाएगा। वैसे ही मान लो लिवर फेल हो गया या लिवर की कोई डिजीज हो गई। लिवर किसके लिए जरूरी था? जो हमारे एंजाइम्स थे सारे जो मेटाबॉलिज्म कर रहे थे ड्रग्स का, वो कहाँ से आ रहे थे? मोस्टली लिवर से आ रहे थे। तो मान लो अगर कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई तो उससे क्या होगा? ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ेगा। अब अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो जो ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करती हैं, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिनका क्या होता है? हाई होता है, अगर लिवर ही डिजीज है तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो नहीं पाएगा। अगर ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो क्या बॉडी में वो ज्यादा अवेलेबल हो पाएंगी? बिल्कुल, कि बॉडी में अवेलेबिलिटी जो है उन ड्रग्स की इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका? प्रोप्रेनोलॉल, यानी अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो प्रोप्रेनोलॉल की अवेलेबिलिटी बॉडी में बढ़ सकती है। लिवर और क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब अगर लिवर अफेक्टेड है किसी वजह से तो ये प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे। अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे तो ड्रग जो है वो कैसे अवेलेबल रहेगी? फ्री फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड फॉर्म में थी ड्रग। अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन ही नहीं है तो ड्रग किस फॉर्म में रह जाएगी? फ्री फॉर्म में। उसकी वजह से क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है? वॉरफेरिन, यानी अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो गए तो वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए पैथोलॉजिकल स्टेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि मैं कौन सी दवाई दे सकती हूँ या फिर मैं नहीं दे सकती हूँ। लास्ट हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? मान लो मैं पहले एक 100 mg कोई ड्रग दे रही थी किसी कंडीशन के लिए जिससे मेरे को मेरा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब मेरे पास पेशेंट आता है वापस, बोलता है कि डॉक्टर मेरा तो असर पड़ना बंद हो गया दवाई का। क्यों भाई, कैसे कैसे बंद हो गया? तो मैंने क्या किया? डोज बढ़ा दिया। डोज बढ़ा के देखा तो फिर मैंने देखा कि भाई रिस्पॉन्स अब आ रहा है, यानी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को डोज चाहिए था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं? टॉलरेंस। यानी सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर मेरे को ज्यादा डोज देना पड़ रहा है किसी ड्रग का तो उस चीज को मैं क्या कहती हूँ? टॉलरेंस। और ये जनरली किन दवाइयों में देखने को मिलती है? मॉर्फिन हो गई, एम्फेटामिन हो गई या अल्कोहल में, इन सब में हमको टॉलरेंस देखने को मिल जाती है। अब देखो टॉलरेंस का हम क्या क्या देखेंगे। टॉलरेंस के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स कितने तरीके के होंगे, फिर मैकेनिज्म क्या होता है टॉलरेंस डेवलप होने का, एक क्रॉस टॉलरेंस करके फिनोमेना आता है वो देखेंगे, और एंड में टैकीफाइलैक्सिस करके एक फिनोमेना आएगा वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस क्या होते हैं। देखो टॉलरेंस जो है वो ब्रॉडली दो तरीके की हो सकती है, या तो नेचुरल टॉलरेंस हो सकती है या अक्वायर्ड टॉलरेंस हो सकती है। अब नेचुरल टॉलरेंस क्या होगी? जो बाय बर्थ प्रेजेंट होगी। बाय बर्थ कैसे प्रेजेंट हो सकती है आप खुद सोचो। हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? जीन्स। जेनेटिकली अगर रिस्पॉन्स ड्रग के लिए कम है तो वो किस में आ जाएगा? नेचुरल टॉलरेंस। अब ये नेचुरल टॉलरेंस फर्दर अगर अपन देखें तो दो तरीके की हो सकती है, स्पीशीज की या फिर रेशियल टॉलरेंस, यानी पूरी की पूरी स्पीशीज ही उस ड्रग को लेकर टॉलरेंट है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका? रैबिट्स। रैबिट्स जो हैं वो अट्रोपिन के लार्ज डोजेस को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं इनको ज्यादा डोजेस दे सकती हूँ अट्रोपिन के। रेशियल टॉलरेंस में क्या होता है कि पूरी पूरी रेस जो है वो किसी ड्रग को लेकर टॉलरेंट है। जैसे ब्लैक रेस जो है वो मिड्रियाटिक को लेकर क्या है? टॉलरेंट है, यानी इनमें मेरे को मिड्रियाटिक्स का ज्यादा डोज देना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स। मिड्रियाटिक्स क्या होते हैं? हमारी जो प्यूपिल होती है उसको डायलेट करने के लिए क्या दिए जाते हैं? मिड्रियाटिक्स दिए जाते हैं, और अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करना हो तो क्या दिए जाते हैं? मियोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। अब ये बात हो गई नेचुरल टॉलरेंस की। अक्वायर्ड टॉलरेंस की अगर बात करें तो ये कब डेवलप होती है? अक्वायर्ड टॉलरेंस हमारी लाइफ में डेवलप होगी, जो हमारी लाइफ टाइम है उसमें डेवलप हो गई। तो या तो रिपीटेड एक्सपोजर हो सकता है किसी ड्रग को जिसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप हो गई, या फिर क्या होता है एक मान लो ड्रग है,
ये 2-3 तरह के इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है, अलग अलग तरीके से यूज हो सकती है। इसमें से एक कोई पर्टिकुलर इफेक्ट है जिसके लिए टॉलरेंस डेवलप हो रही है, बाकी दोनों के लिए टॉलरेंस डेवलप नहीं हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या आ जाता है, जैसे अगर मॉर्फिन का रिपीटेड यूज करते हैं अपन, तो उसका जो यूफोरियंट इफेक्ट है, मैंने कहा ना अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो यूफोरियंट इफेक्ट है उसके अगेंस्ट तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, बट जो मियोटिक इफेक्ट है या मायोटिक इफेक्ट है उसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप नहीं होती है। ठीक है, ये बात हो गई टाइप्स ऑफ टॉलरेंस की। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस, कि टॉलरेंस डेवलप कैसे हो रही है। देखो, मैकेनिज्म जो है वो 2 तरीके के मैकेनिज्म से टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। या तो क्या हो कि भाई जो ड्रग थी वो मेरी टारगेट साइट पे अवेलेबल ही कम हो, या फिर नहीं हो, या फिर कम अवेलेबल हो, या फिर ड्रग में मेरे पास अवेलेबल है बट उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर ड्रग अवेलेबल नहीं हो हमारी साइट ऑफ एक्शन पे, उसको क्या कहते हैं, डिस्पोजिशनल टॉलरेंस, या फिर ये फार्माकोकाइनेटिक मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस में आ जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन कम है। एग्जाम्पल क्या है, रिफैम्पिन। रिफैम्पिन क्या करता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है। आप खुद सोचो, अगर ओसीपी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है यानी ये अवेलेबल कम है बॉडी में, अवेलेबिलिटी इसकी कम हो रही है ना, तो इनका जो काम है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है। तो इसलिए रिफैम्पिन को कभी भी ओसीपीज के साथ नहीं दिया जाता है, या ओसीपी को रिफैम्पिन के साथ नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखें, हमने क्या कहा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग तो सही सही है जितनी चाहिए, बट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो ये इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे ओपियोइड्स, बार्बिचुरेट्स होते हैं, इनका बार बार यूज करने पे टॉलरेंस डेवलप क्यों हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं इनके कम हो जाते हैं। ये किस तरह की टॉलरेंस हो जाती है, फंक्शनल टॉलरेंस या फिर फार्माकोडायनेमिक। फंक्शनल क्यों बोला, क्योंकि ड्रग उतनी ही प्रेजेंट है साइट ऑफ एक्शन पे, बट वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही क्योंकि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम हो गए हैं। ठीक है, ये चीज किसमें हो गई, मैकेनिज्म हो गया। अब क्या होता है कि मान लो 2 ड्रग्स हैं, ए और बी, ये दोनों आपस में कैसी हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। कैसे रिलेट हो सकती हैं, या तो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो सकती हैं या मैकेनिज्म में सिमिलर हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी 2 ड्रग्स हैं और इनमें से एक ड्रग के लिए भी अगर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, तो ये टॉलरेंस ऑटोमेटिकली दूसरी ड्रग के लिए भी काम करती है। इस चीज को क्या बोलते हैं, हम क्रॉस टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे ईथर और अल्कोहल हो गए, ये क्या है, आपस में स्ट्रक्चरली हम कह सकते हैं कि ये रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर अल्कोहल के लिए टॉलरेंस डेवलप होती है तो वो ईथर के लिए भी टॉलरेंस शो करता है। ठीक है, वैसे ही ओपियोइड्स में भी ये चीज देखने को मिल सकती है, यानी एक की वजह से दूसरे पे आया, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, क्रॉस टॉलरेंस। लास्ट हमारे पास आ जाता है टैकीफाइलैक्सिस। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आप ये इसके ऊपर देख सकते हैं। क्या होता है टैकीफाइलैक्सिस, टैकी मतलब होता है रैपिड, फाइलैक्सिस मतलब अक्यूट टॉलरेंस। यानी अक्यूट क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म में डेवलप होता है, अगर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे डेवलप हो तो उसे एक्यूट कहते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका अगर हम बार बार यूज करते हैं और अगर शॉर्ट इंटरवल पे यूज करते हैं, यानी डोजिंग इंटरवल उनका बहुत छोटा होता है, हर थोड़ी देर में आप वो ड्रग ले रहे हो, तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्स है ड्रग का वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट टॉलरेंस या फिर टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये किन ड्रग्स में देखने को मिलता है, टी करके न्यूमोनिक से अपन ध्यान रख सकते हैं, टायरामीन, एफिड्रीन और एम्फेटामीन, 3 ड्रग्स अपन एज एन एग्जाम्पल टैकीफाइलैक्सिस का ध्यान रख सकते हैं। अब इतना जल्दी रिस्पॉन्स कैसे है ना कम हो रहा है, या फिर इतना जल्दी टॉलरेंस कैसे डेवलप हो रही है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू काम करती हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज होते हैं, ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, ये प्री वाला है, फिर ये बीच में साइनेप्स आ जाएगा, फिर ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। यहाँ से जो भी सिग्नल रिलीज होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू रिलीज होगा और यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक पे उसको रिसीव कर लेंगे, यानी जो भी नर्व एंडिंग्स होती हैं वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो अगर बार बार मैं इन ड्रग्स को यूज करूंगी तो बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड सोर्सेज प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर के, भाई यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसलिए जब ये न्यूरोट्रांसमीटर खत्म होने लगता है तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इतना जल्दी इनका रिस्पॉन्स ड्रग्स का कम हो सकता है अगर आप इनको बार बार यूज करते हो और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे ले रहे हो। तो ये सारी किसकी बात हो गई, टैकीफाइलैक्सिस की। और टैकीफाइलैक्सिस हमने किस में देखा, टॉलरेंस में देखा। तो ये सारी बात थी किसकी, पेशेंट फैक्टर्स की। हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई डॉक्टर हमसे एज क्यों पूछते हैं, क्यों हमारा सेक्स जो है उसके बेसिस पे दवाई ऑल्टर हो सकती है, क्यों हमसे खान पान या एनवायरमेंटल फैक्टर्स पूछे जाते हैं, डाइट के बारे में क्यों पूछते हैं, और उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे और टॉलरेंस देखा, प्रेगनेंसी की स्टेट देखी। इन सब चीज़ों में किस तरीके से ड्रग रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस हो सकता है वो सब हमने स्टडी किया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।